नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की और उस योजना के बारे में जो होगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर वहां मौजूद रहे। वहीं कल होने वाले वाराणसी सुशासन संगम के उद्घाटन समारोह में भी सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। वाराणसी रवाना होने से पहले सीएम मनोहर लाल ने उन सभी सुरक्षा कर्मियों को ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की जो 2001 में संसद पर हमले के दौरान अपने फर्ज को निर्वहन करते हुए शहीद हो गए थे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद वाराणसी का आंखों देखा हाल बताया। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नाव में मां गंगा के दर्शन किए और इस दौरान सीएम ने खुद ही कमेंट्री कर काशी का नजारा दिखाया, जहां दीपोमालाओं के साथ पूरा गंगा घाट सजाया गया था। वहीं सीएम मनोहर लाल ने गंगा आरती के दर्शन भी किए और इस दौरान उन्होंने आरती के दौरान सभी के कल्याण की कामना की। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है वाराणसी में गंगा के घाट पर। क्या दृश्य है, इतना सुहावना जगमगाती हुई ये दीवारें गंगा घाट पर प्रकार के दीपमाला की गई है। अद्भुत नजारा ये देखते ही बनता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जिला उपायुक्तों के साथ मीटिंग की। इस दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढाडा और राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर समीक्षा की, साथ ही स्वामित्व योजना, कोरोना वैक्सीनेशन, मेरी फसल ब्यौरा पर पंजीकरण को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर तक प्रदेश में अंत्योदय मेले लगाए जाएंगे, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की आय बढ़ाना है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में लिंग अनुपात को 950 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। प्रदेश के सभी 22 डिप्टी कमिश्नर्स और कुछ विभागों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, इनकी एक मीटिंग आज बुलाई गई थी। कुछ विषय जो लगातार चल रहे होते हैं उनकी समीक्षा और उसमें जो भी कोई विषय नया ध्यान में आता है उसको लागू करने के लिए उनको निर्देश दिए जाते हैं। तो मुख्य रूप से आज 9 विषय जिसकी चर्चा पहले से अधिकारियों ने भी की है और उसमें जो कुछ बातें ध्यान में आई है उनको बता भी दिया गया है। जिसमें एक विषय स्वामित्व जो बहुत पहले से चल रहा है, लाल डोरे को समाप्त करने वाला विषय और लार्ज स्केल मैपिंग। इसी में दूसरा विषय कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है, डोज 1 प्राय उसका काम कंप्लीट हो गया। 91% लोगों को डोज 1 लग चुकी है। सेकेंड डोज 52% लोगों को लगाई जा चुकी है। तो इसमें भी तेजी ला करके मुझे लगता है कि अगले और एक 15 दिन में इसमें गति ला करके इसको पूरा किया जाएगा। मेरी फसल मेरा बोरा, उसका जो रजिस्ट्रेशन अभी जो फसल है नई लगाई गई है उसका काम शुरू हो गया है। 88 लाख एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन ये हमारा टारगेट है। अभी तक क्योंकि शुरुआत हुई है तो 12% ही हुआ है, लेकिन उसमें समय पर वो हो जाए, तेजी लाने के लिए उसके लिए जनवरी महीने तक चलेगा, उसमें भी अलर्ट कर दिया गया है। अंत्योदय परिवार उत्थान मेला जो भी लगाए जा रहे हैं, 162 मेले लगने हैं, जिसमें से अभी तक 109 मेले लगाए जा चुके हैं। इन मेलों में भी बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी लोगों को हाथों हाथ जो बैंक्स हैं उनके लोन की व्यवस्था या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो स्कीमों को सैंक्शन करना है वो कर रहे हैं और आगे उसके
इसको एक प्रकार से फॉलो करके और बैंकों से बात करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ हो, तो ये भी 22 दिसंबर तक ये सारा कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद इसका रिव्यू फिर से किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो कि कोविड का जो वर्ष था, उस कोविड के वर्ष में जितनी एनफोर्समेंट कानूनों की या बाकी चीज़ों की करने की आवश्यकता थी, उसमें थोड़ी ढिलाई थी। आज सबको आगाह कर दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान 2020 तक चल रहा था, उसी को उसी गति पर आगे करके, और जो संख्या जो पहले 224 टच कर गई थी, वो 924 टच कर गई थी, वो 910 पर आई है, लेकिन इसको हम 950 तक ले जाएंगे। तो इस अगले वर्ष में इस कमी को दूर करते हुए और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। हर घर नल से जल, ये भी लगभग 98% काम इसका पूरा हो गया है, और जो 2-1% काम बाकी बचा कुछ जिलों में, उन जिलों में भी इस 25 दिसंबर तक इसको पूरा कर दिया जाएगा, और ये भी एक 100% टारगेट हमारा अचीव होगा। स्वनिधि में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, 1,03,000 रजिस्टर हुए हैं। ये संख्या और बढ़ाई जाए, इसके लिए कुछ एनजीओज का जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग लिया जाए, रजिस्ट्रेशन भी बढ़ाएं, और उसमें लोन लेने वाले जो लोग आते हैं, बैंकों से बात करके उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, इसके लिए उनसे बात करेंगे, ताकि इनको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, और हम तो केंद्र को एक सिफारिश करेंगे कि 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख तक की भी एक लिमिट इनकी तय की जाए, लेकिन क्योंकि केंद्रीय स्कीम है तो केंद्रीय योजना में उसकी भी राशि बढ़ाने की बात हमको करेंगे। इसी प्रकार इनकम वेरिफिकेशन जो परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत चल रही है, फेज़ 1 का काम पूरा हो गया, फेज़ 2 का भी काम लगभग पूरा है, फेज़ 3 का काम अभी 50% हुआ है, उसको भी हम बहुत जल्दी पूरा करके, और हमारे जो 1,80,000 से नीचे के जितने परिवार हैं उनकी इनकम वेरिफिकेशन का काम, ये भी डिप्टी कमिश्नर को कहा है, इसको भी शीघ्रता इसको पूरा करें। HTET की परीक्षा ये अभी आ रही है 18-19 दिसंबर को, तो उस परीक्षा की भी व्यवस्थाएं सब ठीक हो जाएं, और उसमें भी सभी प्रकार के ध्यान रखे जाएं, ताकि परीक्षा देने वालों को किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। एक शिकायत कुछ लोगों ने की थी कि उस दिन 2 परीक्षाएं हैं, नहीं, वो कांस्टेबल की हैं 2 परीक्षाएं, तो कांस्टेबल क्लर्क्स की है, कांस्टेबल की है महिलाओं के लिए, वो एक ही सेंटर पर उनकी दोनों परीक्षाएं हों, जिन्होंने दोनों देनी है। तो ऐसे ये प्रबंध भी स्टाफ सिलेक्शन ने कर दिया है कि जिनको दोनों परीक्षाएं देनी है उनको एक ही सेंटर पर दोनों परीक्षाएं होंगी, जिनको एक परीक्षा देनी है उनके सेंटर अलग होंगे। तो ऐसे ये सब विषयों पर चर्चा हुई, और सब डिप्टी कमिश्नर्स ने एक अपने टारगेट पूरा करने के लिए विश्वास दिलाया है। अम्बाला में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी सरकारी विभागों के स्टॉल लगाकर उनके बारे में जानकारी दी गई है। वहीं कार्यक्रम में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, और महोत्सव की शुरुआत अनिल विज ने दीप प्रज्वलित करके की है। इस मौके पर मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए, अपने स्कूल में एक सब्जेक्ट संस्कृत का जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र संस्कृत में लिखे गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विचार कर रही है कि संस्कृत को अनिवार्य सब्जेक्ट किया जाए। कि गीता जी को खोल कर देखो, गीता जी में हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य क्या हुआ कि हमारा सारा ज्ञान, हमारे सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे हुए हैं, और हमसे संस्कृत को छीन लिया गया। हमको संस्कृत नहीं आती है, इसीलिए गीता को पढ़ने और समझने की बजाय हमने गीता का पाठ पूजन करना आरंभ कर दिया। अगर हमको संस्कृत आती होती
हमारे से स्कूलों में ये संस्कृत को पढ़ने का अधिकार छीना ना होता तो आज के युग के, आज के हिंदुस्तान की शक्ल सूरत और प्रकार की होती। किसी दूल्हा दुल्हन को मालूम नहीं होता क्योंकि उनको संस्कृत नहीं आती। और अगर संस्कृत आती होती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो आज परिवार टूट रहे हैं, ये परिवार कदापि नहीं टूटते, क्योंकि इतना ज्ञान वर्धन वो मंत्रोच्चार होता है कि उसको समझकर आगे की गृहस्थी चलाना बहुत आसान हो जाता है। बाकी कामों में भी अगर हमको संस्कृत आती होती, हम अपने शास्त्र पढ़ते, हम सब संस्कृत को पढ़ना सीखें। स्कूल में वैसे तो सब्जेक्ट लेते और जो उससे आगे निकल चुके हैं वो प्राइवेट ट्यूशन रखें, संस्कृत को पढ़ें। सरकार भी कोशिश कर रही है कि संस्कृत को अनिवार्य सब्जेक्ट। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने सिरसा जिले के रोड़ी गांव में बिजली घर का उद्घाटन किया। इस मौके पर बिजली विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली घर बनने के बाद आसपास के इलाकों को बेहतर बिजली सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही बिजली मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली विभाग के अधिकारी बिजली चोरी में शामिल हुए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन गेहूं का सीजन खत्म होने के बाद लगवा दिए जाएंगे। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली चोरी में विभाग के अधिकारी शामिल हुए तो अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जी, यहाँ जो आज किया है 132 केवी का है, ये 33 का है। जो रोडी सब डिवीजन है वो 132 केवी की है। इस इलाके में आज के आज 7 के 7 कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आज 174 कनेक्शन जारी हो जाएंगे, पोल दे दिए गए, केबल दे दी गई और ये फटाफट जमींदारों का मैं समझता हूँ अच्छा काम हो जाएगा। 2 साल पहले जब मैं सरकार में बना था तो अनाउंस करके गया था कि ये हम यहाँ करेंगे और आज बहुत खुशी की बात है कि ये कमीशन हो गया। ये गांव वालों के लिए पुराना हमारा अपना इलाका है, सदा से इस इलाके ने बड़ा साथ दिया है और सीएम साहब की बहुत इच्छा थी कि बॉर्डर का इलाका है, यहाँ बिजली की 24 घंटा हम उपलब्ध कराएं। अब अपना स्टेशन बन गया, लोग बिल भर रहे हैं, ठीक बड़ी बढ़िया तरीके से चलेगा। देखिए, हमने अभी 15,000 ट्यूबवेल नए कनेक्शन इशू करे हैं। उसका थोड़ा टेक्निकली दिक्कत होती है कि जब फसलें करती है तभी ट्रैक्टर अंदर जाते हैं, पोल लेके जाएंगे क्योंकि बड़े साधन जाते हैं। और अब जब ये फसल कट जाएगी सारे ट्यूबवेल हम लगवा देंगे। ऑलरेडी हमने कनेक्शन दे दिए, ठेकेदारों को अलॉट कर दिए। एक एक सर्कल में 2-2 ठेकेदार दिए हैं ताकि हजार उनके पास कनेक्शन हो तो ठीक तरीके से लग जाए। कंट्रोल हुआ है, कल ही छापा पड़ा, आपको पता है, परसों, और काफ़ी कंट्रोल होता जा रहा है हमारा। आप तो सब में देश में हम गुजरात के बाद नंबर 2 पे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। वहीं हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को गीता का पाठ पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि नए सत्र में गीता के पाठ को शामिल किया जाएगा। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि गीता के श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इससे बच्चों को जोड़ा जाएगा जिससे उनका मनोबल और उत्साह भी बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कर्म करने की बात कही है उससे एक प्रेरणा भी जरूर मिलेगी, उससे समाज का लाभ निश्चित तौर पर होगा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अल्पसंख्यक लोगों के लिए चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट कोर्स में हिस्सा ले रहे बच्चों को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बच्चों को सर्टिफिकेट वितरित किए हैं। देखिए, अब की बार जैसे हालांकि पहले से हमारा प्रयास रहा है लेकिन उसमें काफी टाइम लग गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि गीता के श्लोकों को हम पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे तो निश्चित तौर से हम जल्दी इस पे सारा काम पूरा करेंगे
और इन श्लोकों को शामिल करेंगे। और निश्चित तौर से ये आदमी को हौसला देने वाले भी हैं, उसका उत्साह बढ़ाने वाले भी हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की बात कही, कर्म करने की बात कही, तो उससे एक प्रेरणा की भी बात है। तो निश्चित तौर से उसको समाज को भी लाभ होगा। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वाराणसी में काशी विश्वनाथ के भव्य मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम को हरियाणा के 307 मंडलों में लाइव कार्यक्रम के माध्यम से देखा गया। भिवानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम को भिवानी की जनता के साथ साथ कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मिलकर ऑनलाइन तरीके से देखा। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि यह भारतीय प्राचीन संस्कृति का स्वर्ण काल है, जिसमें हिमालय में स्थित सभी धार्मिक स्थलों, चार धामों और अन्य सांस्कृतिक धरोहर का विशेष ख्याल रखा जा रहा है और इनका जीर्णोद्धार करके इन्हें बेहतरीन आकर्षक स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है, ताकि प्राचीन भारतीय गौरवमय संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि जहां कुछ समय पहले पाश्चात्य संस्कृति को अधिक महत्व दिया जाता था, अब भारतीय प्राचीन संस्कृति को महत्व मिला है। वाराणसी में भगवान शिव के विश्वनाथ मंदिर पर कई मंदिर श्रृंखलाओं के जोड़कर भव्य रूप दिया गया है, जहां से देश दुनिया के लोग जाकर अपनी संस्कृति धरोहर को देख सकेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, बड़ा भव्य परिसर वहाँ बना है, जिससे सारे देश की ही नहीं सारे दुनिया के लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, आस्था है वहाँ। और ये एक ऐतिहासिक काम किया है, जिस जगह पर, जिस स्थान पर इतने लोगों की आस्था जुड़ी हो, तो उस जगह का निर्माण करके भव्य परिसर बना करके जो काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वैसा काम शायद ही कोई सोच भी नहीं सकता। और गंगा माता से और काशी विश्वनाथ से और चाहे हिमालय के अंदर जो हमारे स्थल हैं, धाम हैं, चार धाम हैं, इन सब का जो पिछले सालों में देखभाल हुई है, जीर्णोद्धार हुआ है, तो ये जो हमारी परंपरा है, प्राचीन संस्कृति है, दुनिया के अंदर उसका बढ़ावा मिलेगा। और जो आज का काल हमारा चल रहा है, मैं समझता हूँ कि हिंदू संस्कृति के लिए ये एक अच्छा काल है। हमें अपनी धरती पर, हमें अपनी गौरवशाली परंपरा पर गौरव करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को इसकी तरफ जो है शिक्षा भी मिलनी चाहिए कि बीच के जो काल के अंदर लोग पाश्चात्य आदतों की तरफ, परंपरा की, सभ्यता की तरफ भागने लग गए थे, उसकी बजाय जो हमारी संस्कृति है, वो हमारी जो विरासत है, उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार सिंचाई, बागवानी, पशुपालन समेत दूसरे वैकल्पिक पर गंभीरता से कार्यक्रम बना रही है और किसानों के लिए बहुत सी आधुनिक कृषि योजनाएं चलाई जा रही है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। अब कोरोना काल बीतने के बाद इन गतिविधियों को तेजी दी जा रही है। देखिए, पिछला जो साल था, कुछ तो दुनिया भर के अंदर कोविड-19 की वजह से सारी कारोबार बंद हो गए थे, इकोनॉमी बैठ गई थी और कुछ हमारे हरियाणा में दुर्भाग्य रहा कि आंदोलन का भी असर रहा है। अब हम दुगनी तेज गति से काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश तो एक ऐसा प्रदेश है जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा फसल खरीदता है, सबसे अच्छी मंडियां हैं, सबसे अच्छी हमारी किसान हितैषी नीतियां हैं। सिंचाई की योजना हो, बागवानी की योजना हो, फूलों की खेती की है या दूसरे शहद के पालन की है, और तरह तरह के जो काम हैं, मछली पालन भी है, पशुपालन भी है। तो इन सब को अपनाएंगे जो किसान भाई, उनके बच्चे,
तो निश्चित तौर पर जो है किसानों की आमदनी बढ़ेगी। वहीं कोरोना की ओमिक्रॉन के रूप में आने वाली संभावित तीसरी लहर के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रशासन और राज्य सरकार कोरोना महामारी को लेकर पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उन्होंने फिलहाल ऐसी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं क्योंकि आमजन कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान दे रहा है। हरियाणा के अंदर जो पिछली लहर थी उसमें भी हमने पूरी कोशिश की थी कि कहीं ऑक्सीजन के प्रबंध करें, जो वेंटिलेटर का प्रबंध करें, जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनके लिए बेड के इंतजाम करें। और हमारे यहाँ जो पेशेंट हैं दिल्ली से भी दूसरे प्रदेशों से भी आए, और अब जो है कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो उसकी पूरी तैयारी हमने कर रखी है। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई ऐसा संकट आएगा, और अगर आता भी है तो हमारा विभाग पूरी तरह तैयार है, सरकार पूरी तरह तैयार है। भिवानी में सोमवार को अखंड भारत मंदिर का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि देश में एकता और अखंडता जरूरी है, जिसके लिए भारत माता मंदिर प्रेरणा का स्रोत बनेगा। वहीं विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि भारत माता के नाम से मंदिर युवाओं को प्रेरणा देगा और छोटी काशी भिवानी में इस तरीके का मंदिर प्रेरणादायक साबित होगा। शहर में भारत माता मंदिर निर्माण की आधारशिला आदरणीय श्री इंद्रेश जी और साधु संतों के हाथों से आज आधारशिला रखी गई है। मैं समझता हूं कि भारत माता का मंदिर हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, केवल भिवानी के लिए नहीं, केवल हरियाणा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। भारत माँ जिसकी हम अन्न खाकर वायु लेकर पले बड़े हैं, जो हमें जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक जिस मातृभूमि से हमें सब कुछ दिया है। रेवाड़ी में दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक लक्ष्मण यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि विकास भले ही कम हो लेकिन अपनी संस्कृति से दूर ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमें प्रैक्टिकल स्वरूप देखने को मिला है। दूसरा, आपको पता है कि गीता महोत्सव हम हर साल की भांति इस साल भी बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि आज गीता का उपदेश जो है वो व्यक्ति के जीवन के लिए एक उपकरण है, टूल है। जब तक गीता का संदेश आज क्यों ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि आज आप देखेंगे सब जगह काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इतना बढ़ गया और डेवलपमेंट भले ही कम हो जाए लेकिन आदमी अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से दूर ना जाए। और भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है वो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वर्षों पहले, लाखों सालों पहले ही ये संदेश दिया होगा, लेकिन आज भी समाज के लिए उतना ही कारगर सिद्ध हो रहा है। तीसरा, इस कार्यक्रम में हमारा जो 75वां अमृत महोत्सव आज़ादी का चल रहा है, उसमें भी काफ़ी लोगों के इतिहास से हम वाकिफ हुए और उनको जाना भी, पहचाना भी। और ये क्षेत्र तो सैनिकों की वैसे भी खान कहा जाता है, और अमृत महोत्सव जो आज हम मना रहे हैं तो हमारे इस क्षेत्र के लोगों के, सैनिकों का अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, उनकी वजह से आज हम इतनी धूमधाम से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वहीं कैथल में 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर पुंडरी के विधायक रणधीर गोयल और कैथल उपायुक्त समेत जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं पुंडरी विधायक रणधीर गोलन ने कहा कि सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र की धरा पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, जिसके बाद से ही अब तक कुरुक्षेत्र की धरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद जहां एक और गीता जयंती का समारोह कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है, तो वहीं आसपास के जिले में भी 3 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। ये अपना सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र की धरती पे दिया था और उसी को लेकर आज पूरे विश्व के अंदर
पूरे देश के अंदर कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, जो कि महाभारत और गीता के उपदेश से पूर्व विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। और आज गीता जयंती को पूरे देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक नई शुरुआत 2014 के अंदर गीता जयंती को पूरे राष्ट्र के स्तर पर मनाने का प्रयास किया। और हम लगभग पिछले 7 वर्षों से इसी स्थान पर हर जिला हेडक्वार्टर पर गीता जयंती क्षेत्र के अंदर एक भव्य आयोजन लगभग 15 दिन चलता है और जिला हेडक्वार्टर पर 3 दिन प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम चलते हैं। और पूरे राष्ट्र का गौरव जो गीता है वो सच्चाई को लेकर, ताकि हमें अपनी सच्चाई का पता लगे। और एक ऐसा ग्रंथ है जिसको कोर्ट के अंदर भी गीता बाद लग का कोई कसम खवाई जावा। तो इस प्रकार की पहल जो प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने शुरुआत करी है, ये एक अच्छा कदम है। तो जनता सरकार में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।